हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है कैलोरीमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 11 बी के हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके फर्स्ट 8 जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर दिए गए जितने भी आपके चैनल्स हैं और जो पेज हैं उनके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करने हैं ना, तो पहले ना मैं आपको इसके जो फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं इसके अंदर, पहले आपने प्लीज उसको अच्छे से समझना है कि कौन सा फॉर्मूला मैंने कब इस्तेमाल करना है। अगर आप वो समझ गए तो ये जो न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ये आपको बहुत ही इजी लगने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, उसका मास m है एंड आपने उसको एक हीट प्रोवाइड करी, मान लेते हैं Q। एंड Q क्या है? आपकी हीट है। तो हीट प्रोवाइड करने से इसके स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आया। जब मैं कहता हूं कि स्टेट में कोई चेंज नहीं आया तो उसका मतलब होता है कि ना वो सॉलिड से लिक्विड बना है, और अगर वो मान लो लिक्विड होता तो ना वो गैस में बना है, ना उसका रिवर्स हुआ है। तो मैंने हीट प्रोवाइड किया है, इसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, बट उसके टेम्परेचर में राइज हुआ है, टेम्परेचर में आपका राइज हुआ है, ठीक है, या फॉल हुआ है, जो भी है चेंज हुआ है टेम्परेचर के अंदर। उस कंडीशन में अगर इस Q को आपने फाइंड करना है तो जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। याद रखें जो Q है बेटा वो हमारे पास हीट एब्जॉर्ब्ड या लिबरेटेड होता है और इसका यूनिट जूल होता है। m जो है वो हमारा मास होता है, और मास का यूनिट क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके न्यूमेरिकल में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दी गई है उसका यूनिट क्या है, क्या उसमें किलोग्राम है कि ग्राम है। जो भी होगा वही मास का यूनिट आप रख लेना, ठीक है। और C क्या है? यही तो है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और जो डेल्टा टी है वो आपका बेसिकली तो यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर कहेंगे अगर मैं हीट एब्जॉर्ब कर रहा हूं, और अगर इसने हीट को लिबरेट किया तो मैं इसको फॉल इन टेम्परेचर बोलूंगा। बट फाइव मतलब बेसिकली करना क्या कि चेंज इन टेम्परेचर ही आपने फाइंड करना है। इसका वैसे तो ऐसा यूनिट केल्विन होता है, बाकी वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे बेस्ड है कि इसके यूनिट देखो ना, नॉर्मली इसका यूनिट क्या होता है कि जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी केल्विन होता है। तो अगर ये केल्विन में दिया है तो टेम्परेचर केल्विन में रखो, अगर आपका मास ग्राम में है तो मास ग्राम में रखो। तो जो बाकी दो के जो यूनिट्स हैं वो इसके यूनिट्स पे बेस्ड होता है आपका, ठीक है। तो बात सिंपल से ये है कि अगर हम किसी को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और हीट प्रोवाइड करके सिर्फ उसके टेम्परेचर में अगर सिर्फ चेंज आ रही है सिर्फ, तो उस केस में आप के इक्वल एम सी डेल्टा टी का इस्तेमाल करेंगे। पहला फॉर्मूला तो यही है। और दूसरा फॉर्मूला है आपका कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो और अब उसके स्टेट में चेंज आ रहा है, या फेज कह सकते हो, फेज में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। बट इस केस में जो आपका टेम्परेचर है वो क्या है? वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं कि आइस है 0 डिग्री सेल्सियस में, तो आपका आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और उसका भी टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो जब फेज को चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करते हैं उसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो Q इज इक्वल टू एम इंटू एल होता है। यहाँ पे m जो है वो ऑब्वियस है बेटा, मास को रिप्रेजेंट करेगा। और मास फिर वही कि इसको केजी या ग्राम में लेना है, वो L के यूनिट पे बेस्ड होता है। L क्या है बेटा? ये आपकी स्पेसिफिक स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकता है, मेल्टिंग भी हो सकता है। बट बेसिकली क्या है कि अम, जिस टाइम आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस टाइम हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। बस आपने इस बात का याद रखना है, ठीक है। और अगर आपका, मैं कह रहा हूं कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, या गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस केस में हम स्पेसिफिक दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन का
वेपराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बस ये बात आपने ध्यान रखनी है कि एल की वैल्यू वो डालूंगा जो स्टेट चेंज हो रहा होगा उस हिसाब से, ठीक है। अब इसके ना, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, मैं एक एग्जांपल देकर आपको वो चीज अच्छे से समझाता हूं। तो चलिए पहले हम वो एग्जांपल को देख लेते हैं। सो देखिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ना एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, और इसका जो मास है मान लेते हैं कि m है, और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है जहां से इसकी शुरुआत हुई है वो -10 डिग्री सेल्सियस है। आपने इसको कन्वर्ट करना है वेपर के अंदर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहां तक आपने इसको लेके जाना है। तो अब क्या क्या होगा हम उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या है। ये मैंने क्या बनाया, ये कुछ भी नहीं, बस वैसे ही वेपर्स को दिखाने के लिए मैंने कुछ किया है। तो आप मतलब किसी सिंबल्स के पीछे मत लग जाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो पहले ये देखो कि एक्चुअली बर्फ के साथ हो क्या रहा है, वो किन स्टेजेस से गुजर रहा है, ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपके पास आइस था जो कि था -10 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपका आइस है। तो जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले उसका टेम्परेचर में राइज आएगा, राइट। तो पहले वो बनेगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर जो आप अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो पहले पिघलेगा, क्या होगा, मेल्ट होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि राइज इन टेम्परेचर है यहाँ पर, ये मेल्ट होगा। तो मेल्ट होने से अब ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। वाटर बन जाएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस का ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब वो पानी बन गया है उसके बाद फिर इसके टेम्परेचर में राइज आएगा, ठीक है। तो राइज इन टेम्परेचर अभी फिर होगा, जिससे ये बनेगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जाकर ये आपका वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब ये आपका वेपराइजेशन होगा, आपका वेपराइजेशन इसका होगा। तो ये क्या बनेगा बेटा इस केस में, ये आपका बनेगा वेपर एट दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो यही हमें फाइनली चाहिए था। आप देख रहे हो कितने स्टेजेस हैं यहाँ पे। पहली बात उसका टेम्परेचर राइज हुआ, जब उसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया तब वो मेल्ट हुआ। जब कोई चीज फेस चेंज करती है तब एक नया स्टेज होता है, ये तो ये बात समझना है। फिर पानी बन गया, पानी के बाद उसका टेम्परेचर राइज हुआ, तो जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा तब जाके फिर से फेज इसका चेंज हुआ, तब ये आपका लिक्विड था इनिशियली, तो ये बाद में वेपर बना। तो आप समझो कि जब ये वाला स्टेज है, राइजिंग टेम्परेचर वाला स्टेज है, तो उसमें Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी का इस्तेमाल करूंगा। इसमें जो C है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस का इस्तेमाल करूंगा, किसका, आइस का। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। उसके बाद जब ये आइस आपका वाटर में मेल्ट हो रहा है, ये क्या है, अब इसमें क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। तो मैं Q इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे एल एफ रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। वैसे तो मेल्टिंग भी बोल सकते हो, तो कोई इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, प्योर सब्सटेंस के केस में ये दोनों सेम ही होते हैं। उसके बाद बेटा देखो, फिर ये वाटर से जब इसके टेम्परेचर को राइज किया तो हम फिर से Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी का इस्तेमाल करेंगे। बट इस केस में जो C होगा वो क्योंकि पानी बन चुका है ना, तो इसलिए स्पेसिफिक हीट, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का अब आप इस्तेमाल करेंगे। दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है बेटा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, तो इसलिए आपको दिया होगा सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपका जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वेपर में अब कन्वर्ट हो रहा है, तो इस केस में मैं Q इज इक्वल टू एम इंटू एल वी का, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का इस्तेमाल करूंगा। तो जब कोई अगर आपसे पूछे कि मुझे यहां से यहां तक आने में कितनी अमाउंट ऑफ हीट इसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो मैं इन सब Q की वैल्यूज को आपस में ऐड कर दूंगा। तो जो मेरा रिजल्ट आएगा दैट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ हीट that is absorbed by this cube of ice to change its temperature from -10 degrees Celsius and to convert in vapor at 100 degrees Celsius। तो ये बात समझनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप आपको ये बेसिक जो मैंने एग्जांपल दिया है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो अब आप न्यूमेरिकल तो आराम से कर ही लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले न्यूमेरिकल से। सो पहला न्यूमेरिकल आपका ये कहता है कि 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्ब
5460 joule of heat energy to melt and change to water at 50 degrees Celsius. So calculate the specific latent heat of fusion of ice. एंड उसमें लिखा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी केल्विन। तो देखो समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ना 10 ग्राम आइस है। आराम आराम से समझाऊंगा, आराम आराम से आप हर एक क्वेश्चन को समझो कि मेरे पास 10 ग्राम आइस है। क्या इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है। उसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, उसको पानी बनाया गया 50 डिग्री सेल्सियस का। ये एक्चुअली आउटकम है, मुझे ये चाहिए। लेकिन अपने मन से पूछो कि ये डायरेक्ट तो पानी नहीं बना होगा, पहले क्या हुआ होगा, मेल्ट हुआ होगा। तो बीच में एक स्टेज आता है, वो है आपका मेल्टिंग का स्टेज। तो ये वाला स्टेज कौन सा है, ये आपका मेल्टिंग स्टेज है, जिसमें ये पानी बना है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो मेरे पास 10 ग्राम ऑफ पहले सॉलिड आइस था, वो मेल्ट होके पानी बना है। पानी बनने के बाद उसका टेम्परेचर राइज हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसने फेस को चेंज किया तब हम इस्तेमाल करेंगे Q इज इक्वल टू एम इंटू एल, और जब ये आपका टेम्परेचर राइज हुआ तब इस्तेमाल करेंगे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब इन दोनों कंडीशंस के अंदर तो जो नेट होगा, नेट अमाउंट ऑफ हीट कितनी एब्जॉर्ब करेगा, इन दोनों का सम होगा। सो टोटल अमाउंट ऑफ हीट absorbed, so that will be equal to बेटा m into L प्लस एम सी डेल्टा टी। ठीक है, और ये वैल्यू मुझे एग्जैक्टली exactly दी हुई है इसने कि वो है 5460 जूल। तो बस जी जो बोला है वही हम करेंगे, हम इसको बराबर कर देंगे 5460 जूल के। अच्छा, अब इस कंडीशन में क्या है कि मुझे मास निकालना है कॉमन, L प्लस सी डेल्टा टी इज इक्वल टू 5460 जूल। अब मन में सवाल आता है कि सर मास तो 10 ग्राम में दिया है, तो क्या हम इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में। आंसर है बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो केजी में दी हुई है। सो दैट इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। तो मेरे पास जो बेटा 10 ग्राम ऑफ आइस था, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है केजी में। फॉर दैट मैं उसको 1000 से डिवाइड करूंगा, तो अब ये केजी में कन्वर्ट हो चुका है मेरा। यहाँ पे बेटा मेरे पास एल मुझे फाइंड करना है, सी की वैल्यू है 4200, और ये जो चेंज इन टेम्परेचर है किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है ना। तो 0 से 50 में चेंज आया, तो मतलब 50 माइनस 0, ये चेंज है बेटा आपका, और ये मेरा 5460 जूल के बराबर है। तो बस अब आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो, आपकी जो एल की वैल्यू है वो आ जाती है बेटा 336 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी बेटा आपके पास आ जाती है। ये एक्चुअली हमारे पास आता है क्योंकि मैंने इसको केजी में कन्वर्ट किया था। लेकिन जब मैं आपके अब आप बोलेंगे सर मैं यहीं पे आंसर छोड़ दूं, मैं कहूंगा बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर से ये मैच हो जाए, सिर्फ उस चीज के लिए मैं केजी को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। मतलब मैं नीचे 1000 लेके आऊंगा, वो 1000 इस 1000 को कैंसिल करेगा, तो फाइनली बेटा आपके एल की वैल्यू 336 जूल पर ग्राम आ जाएगा। सो दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया है, क्योंकि मेरे आंसर में वो चीज दिख रही है, ओनली फॉर दैट रीजन। अदरवाइज आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये जो पहला न्यूमेरिकल है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड when 5 gram of water at 20 डिग्री सेल्सियस changes into ice at 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए मेरे पास क्या था, मेरे पास एक्चुअली में पानी है, और उस पानी का जो मास है वो 5 ग्राम है, और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। उसको हमें आइस में कन्वर्ट करना है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। तो पहली बात तो ये कि वो अपने में से हीट को लिबरेट करेगी, ऑब्वियस है, हीट एनर्जी उसमें से क्या होगा, लिबरेट होगा। एंड पहले वो 20 डिग्री सेल्सियस से आपका पानी ही रहेगा, बट एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जाकर फिर वो
अपने में से क्या करेगा, हीट को लिबरेट करेगा, फिर से हीट को लिबरेट करेगा, और फिर जाकर वो बनेगा आपका आइस, सॉलिड के केस में, मतलब सॉलिड बनेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये है पूरा कंडीशन। तो देखा जाए तो यहां पे टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, तो मैं एम सी डेल्टा टी का इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ फेज का चेंज आ रहा है, टेम्परेचर तो सेम ही है, तो यहाँ पे एम इंटू एल का इस्तेमाल करूंगा। तो जैसे मैंने पिछला न्यूमेरिकल किया है कि टोटल हीट कितनी लिबरेट होगी, टोटल हीट लिबरेटेड। सो बेटा उसके लिए मैं क्या करूंगा, दैट इज एम इंटू एल प्लस एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू, हमारे पास जो नेट अमाउंट ऑफ हीट है, इसमें बोला क्या है, हाउ मच हीट एनर्जी रिलीज। ठीक है, बस बात ही खत्म होगी। तो बेसिकली क्यू इज इक्वल टू ये आएगा मेरे पास। अब m जो है वो ग्राम में है, और बाकी जो दो टर्म्स आपको दी है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की बात करें, तो ये ग्राम में ही दिया हुआ है। तो मैं इसको पहले m कॉमन निकाल लेता हूं, दैट विल बी l प्लस सी डेल्टा टी। इस केस में बेटा m आपका 5 ग्राम ही रहेगा। l जो है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, जो कि है 336, ये आपको दिया हुआ है, प्लस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये आपको 4.2 दिया हुआ है, प्लस चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो 20 से 0 हुआ है, प्लस नहीं आएगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई, इट्स नॉट प्लस, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई, ये है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, तो मेरे पास 20 आ जाएगा, एंड दैट्स इट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 2100 जो जूल है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपना जो सेकंड न्यूमेरिकल्स था वो करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में कहता है अ मोल्टन मेटल ऑफ मास 150 ग्राम इज केप्ट at its melting point 800 degrees Celsius. So when it is allowed to freeze at the same temperature, it gives out 75,000 joule of heat energy. So what is the specific latent heat of metal? देखो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर कहता है वही है, बस इस केस में वो क्या हो रहा है आपका, वो फ्रीज हो रहा है आपका, इस पर्टिकुलर केस में वो क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है आपका। तो ठीक है जी, जैसे वो बोलता है, सिर्फ फेज में ही चेंज आ रहा है, तो Q इज इक्वल टू एम इंटू एल होता है। एल बेटा हो जाएगा आपके पास Q डिवाइडेड बाय एम। तो Q यहाँ पर आपके पास हो जाता है दैट इज 75, ये देखिए 1000 आपकी जूल ऑफ एनर्जी जो है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, मेल्ट क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है ना, तो ये लिबरेट करेगा, बाहर निकालेगा। सो इस केस में जो मास है वो 150 ग्राम में रखा है मैंने। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, मुझे एल ही इस बार फाइंड करना है, तो आपका आंसर जूल पर ग्राम की फॉर्म में रख दीजिए। वैसे मैं आपको सच बोलूं कि अगर आप मुझे बोलोगे कि सर पेपर में अगर आता है तो हम क्या करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको इसको केजी में करना चाहिए, और तब जाके आप अपने एल की वैल्यू फाइंड करना। उसका रीजन सिर्फ वही है कि आप अच्छी तरह जानते हो कि जब भी मेरा आंसर है वो एक प्रॉपर एसआई यूनिट के फॉर्म में आना चाहिए, इसलिए इसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मैं तो आंसर देखकर ही आपको ये उसी यूनिट पे छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज इसका आंसर आना चाहिए जूल पर केजी में, एंड फॉर दैट आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो सीधी सी बात ये है। तो चलिए जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए ये ऐसे कैंसिल हो गया, ये आपका यहाँ पर जो है वो 3 आ जाएगा, 3 नहीं 5, सॉरी 5 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 500 जूल पर ग्राम। ठीक है, अगर केजी की टर्म्स में निकालता तो ये आपके पास 5 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी हो जाता, तो इस तरह से आना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट बी पार्ट की। कहता है कि इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट इज मेटल इज 200 जूल पर केजी केल्विन। अब देखो इस केस में केजी बोल दिया है, तो मास अब मैं केजी में लूंगा। How much additional heat energy will the metal give out in cooling to -50 डिग्री सेल्सियस? तो देखो सिंपल सी बात यह है कि 800 डिग्री सेल्सियस से अब डायरेक्ट वो -50 डिग्री सेल्सियस में हम उसको लेके जा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम फिर से बेटा Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी का इस्तेमाल करेंगे। M मेरा इस केस में 150 जो है ग्राम, उसको 1000 से डिवाइड करूंगा, तो ये केजी बनेगा,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं तो 200 जूल पर केजी केल्विन है। और चेंज इन टेम्परेचर की बात करें बेटा तो 800 से 150 तक हो रहा है, मतलब 800 से 50 हो रहा है। तो 800 माइनस ऑफ -50 कर देंगे, मतलब टोटल कितना चेंज आया आपका 850 का है ना, पहले 800 से 0 हुआ, फिर 0 से 50 और नीचे, तो टोटल कितना हुआ आपका 850 का हुआ ना। तो ये आपका केल्विन में आ गया। बस जी, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर 25 एंड 500 जूल, ये आपका बेटा यहाँ पे आंसर आएगा, 25,500 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप बेटा आप ये बात समझ गए होंगे। और हाँ, एक बात आपको ये बता दूं कि ये आइस नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि वन पहले वो 800 था फिर 0 पे होगा, उसके बाद जाकर वो चेंज करेगा फेज, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। कहा है कि मेरे पास एक पहले से मोल्टन मेटल था, उसका जो फेज चेंज ही हुआ है 800 डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद फर्दर जाकर उसके टेम्परेचर को डाउन किया गया -50 डिग्री सेल्सियस में, तो वो एडिशनल हीट जो है वो मांगी गई है, तो मैंने वो आपका सॉल्व कर दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने दैट इज नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉलिड मेटल ऑफ मास 150 ग्राम मेल्ट्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस बाय प्रोवाइडिंग हीट एट द रेट ऑफ 100 वॉट। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो आपको यहाँ पे पावर दिया हुआ है जो कि 100 वॉट है आपके पास दिया हुआ, ठीक है। एंड अगर आपको अच्छे से याद हो तो पावर इनटू टाइम को ही हम हीट कहते थे, हीट के बराबर लेते थे हमने, ये हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था इसको, है ना। पावर इनटू टाइम हमारा क्या होता है, हीट होता है। सो द टाइम टेकन फॉर इट टू कंप्लीटली मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस। तो कहते हैं मेरे पास सॉलिड मेटल है जिसका मास 150 ग्राम दिया हुआ है, वो मेल्ट हो रहा है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस बाय प्रोवाइडिंग हीट एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है, वो मेल्ट ही कर रहे हैं। सो टाइम कितना लगता है उसको मेल्ट करने में है 4 मिनट्स। तो कहता व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेटल, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ फेज में ही चेंज आ रहा है, 800 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है, और उस मेल्टिंग पॉइंट पर ये आपका मेल्ट हो रहा है। सो अब मैं क्या करूंगा बताता हूं आपको। तो क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज है आपका, सो इसलिए हम यहाँ पर Q इज इक्वल टू एम इंटू एल का इस्तेमाल करेंगे। बट जो Q है उसकी जगह पे बेटा आपका पावर इंटू टाइम में लिखूंगा मैं यहाँ पे। सो दैट विल बी पावर इंटू टाइम, ये आ जाएगा बेटा एम इंटू एल के बराबर। तो टाइम भी मुझे दिया हुआ है, पावर भी मुझे दिया है, मुझे यहाँ पे एल फाइंड करना है। सो ठीक है जी, पावर मेरे पास दिया हुआ बेटा 100, मैंने 100 लिख दिया। 4 मिनट्स है, तो ऑफ कोर्स बेटा उसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में जरूर कन्वर्ट करूंगा, तो ये मेरा सेकंड हो गया बेटा यहाँ पर। डिवाइड बाय बेटा मास है 150 ग्राम है, तो 150 डिवाइड बाय में मैं 1000 कर दूंगा ताकि ये केजी में आपका कन्वर्ट हो जाए। तो बहुत इजी चीज है बेटा, आई थिंक कि कितनी बड़ी बात नहीं है। अब जो 15 है इसको 4 से कैंसिल करेगा बेटा आपका यहाँ पर, ठीक है। 4 4 आपके 60, अच्छा ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, जूल आएगा, नीचे केजी है आपका, तो ऊपर क्या आएगा बेटा आपका 4 4 16, और साथ में बेटा 100 तो है ही है, और नीचे वाला 1000 भी ऊपर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा जूल पर केजी। अब मैं आपको अगर मैं बात करूं बेटा साइंटिफिक नोटेशन की, अच्छा एक बात और है, एक जीरो बेटा ये जीरो कैंसिल भी तो करेगा, तो कहने का मतलब हो गया कि मेरे पास ऊपर सिर्फ 10 है, पर मेरे पास सिर्फ 10 है। ओके, सो अब साइंटिफिक नोटेशन में ही हमेशा अपना आंसर लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि पहला जो आपका डिजिट है उसके बाद डेसिमल आना चाहिए, तो 1.6 हो गया। अब उसके बाद सभी डिजिट्स काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका 10 की पावर 5 आ गया, दैट इज जूल पर केजी। और ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर जो 2018 के पेपर में आपके आया हुआ है। इजी है ना, आराम से हो जाएगा, कुछ भी नहीं था आपका। मैंने आपको पहले भी कहा था जब भी वॉट दिया हो तो पावर इनटू टाइम के कॉन्सेप्ट को यूज किया करो, क्यू की जगह पावर इनटू टाइम आएगा, एंड उसको फिर एम इनटू एल करना, क्योंकि उसमें सिर्फ फेज का चेंज आ रहा है, सो दैट इज द ओनली रीजन। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू आइस at -10 डिग्री सेल्सियस इन 73.5 मिनट्स। सो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन वॉट, मतलब बेसिकली आपसे पावर मांगी गई है। और मैंने बताया था बेटा जो पावर होता है
व्हाट इज पावर, मैं पहले इसको सही तरीके से लिख दूं कि आपका जो पावर होता है, वैसे तो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम होता है, लेकिन इस केस में हीट डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा आपका, ठीक है। सो जूल है बेटा ये, और नीचे आपके पास सेकंड होना चाहिए, तो ये वॉट बनेगा तभी आपका। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि वो वाटर है। सो 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी बेटा क्यू, वो आपका हो जाएगा एम सी डेल्टा टी। तो बेटा इसमें एम क्या दिया हुआ है, 100। अच्छा दूसरी बात ये देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब ग्राम में है, तो मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, तो ये आ जाएगा 100। अब क्योंकि ये मेरा वाटर है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का इस्तेमाल होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, किसका, वाटर का। सो वाटर यहाँ पे दिया हुआ है आपका 4.2, चेंज इन टेम्परेचर 20 से 0 हुआ, देखो 20 से 0 होगा, सो दैट विल बी आपका 20 ही आ गया, सिंपल सी बात है। ये आ जाएगा बेटा आपका 8.4, तो 8.84, 8400 जूल। तो ये बेटा मेरा पहला फेज खत्म हुआ है अभी, ये फर्स्ट पार्ट है सिर्फ, अभी सेकंड पार्ट को दूसरे से करता हूँ। अब पहले मैं आपको यहाँ पे ना इसका एक वो बना देता हूँ, फ्रेमवर्क बना देता हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ कि पहले तो 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ आपका जो वाटर है उसको कन्वर्ट किया गया 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में, फिर उसको हमने कन्वर्ट किया 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस में, और फिर उसके टेम्परेचर को फर्दर -10 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस बनाया गया है। तो ये फ्रेमवर्क है, मैंने अभी यहाँ तक किया है, अभी ये दो बाकी हैं। सो सेकंड स्टेज की बात करते हैं हम अपना। सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। तो अब इस केस में हम Q इज इक्वल टू एम इंटू एल का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल से बात है ना मेरे को। तो ये आपका यहाँ पर बेटा आ जाएगा, दैट इज मास, तो आपका 100 ही रहेगा। ये लेटेंट हीट ऑफ आइस है बेटा, क्योंकि आइस की बात हो रही है, लेटेंट हीट ऑफ आइस की बात करूंगा, जो कि 336 आपको दिया हुआ है, 336 आपको दिया हुआ है। तो बस जी, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 33600, ये बेटा आपके पास यहाँ पे आ चुका है। अब हम बात करते हैं, ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की। तो अलग कलर ले लेते हैं। तो अब वो हो रहा है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस टू, यहाँ टू लिख देता हूँ, टू -10 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस, वो ऐसे कन्वर्ट हो रहा है बेटा। तो इस केस में बेटा टेम्परेचर में चेंज है, फेज में कोई चेंज नहीं है, तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी का फिर से मैं इस्तेमाल करूंगा। तो Q इज इक्वल टू एम, एम 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 100 ही है बेटा आपका। अब क्योंकि ये आइस है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस ही मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो आइस का दिया है 2.1, तो मैं 2.1 ले लिया। टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, 0 से 10, मतलब 10 डिग्री का ही चेंज आया है आपका। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 2100 जूल। तो बेटा ये आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी मैंने क्या किया अपना, गुड। अब मुझे निकालना था बेटा टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी लगी है। मैं थोड़ा सा बस अब इसको खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। सो और अब मैं इसको इरेज करता हूँ, क्योंकि आपको समझ तो आई गया बेसिकली मैं क्या करने लगा हूँ, क्योंकि यहीं पे मैं बाकी का हिस्सा भी करूंगा। जैसे मैं आपको कह रहा था कि अब ये क्लियर हो गया बेटा कि मेरे को ये तीन डिफरेंट अलग अलग तरीके से मुझे क्यों फाइंड करना था, क्यों आपको मैंने वो बता दिया था। टोटल कितनी हीट इसको लिबरेट करनी पड़ी, अब मुझे वो देखना है बेटा। तो क्यू जो होता है बेटा वो तीनों का सम है, तो मतलब ये आ जाएगा 8400 आ गया, प्लस बेटा 33600 आ गया, प्लस बेटा ये हमारे पास यहाँ पर 2100 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 44100 जूल। तो टोटल मेरे पास बेटा ये आया था, सबको जब मैं ऐड करूंगा ना, तो मेरे पास बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा अब रहेगी बात टाइम की। अब जो टाइम है वो मुझे दिया है 73.5 मिनट, तो मुझे पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा। तो बेटा इसका आंसर आ जाता है 4410 सेकेंड्स। अब बात सिर्फ ये रह गई है कि पावर जो होता है बेटा वो Q/T होता है, राइट। बस ठीक है जी। तो पावर बेटा हमारे पास Q/T मतलब 44
44100 जूल डिवाइडेड बाय 4410 सेकेंड। तो अब आप जान ही गए हो बेटा, इसको काटेंगे तो आपका जो आंसर है वो 10 वॉट आ जाएगा। और ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 17 ग्राम ऑफ आइस इज यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 34 degrees Celsius to its freezing temperature. The specific heat capacity of water is 4.2 joule per gram per Kelvin. So calculate the specific latent heat of ice and state one important assumption made in the above calculation. देखिए बहुत ही ज्यादा आपका आसान है। देखिए मेरे पास क्या है कि बेटा देखो, मान लो कि मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर मैंने क्या डाला हुआ है बेटा, मेरे पास पानी है। ठीक है, तो मैंने इसमें पानी डाल देता हूँ। उस पानी का जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस है। मैंने क्या किया, इसके अंदर 17 ग्राम ऑफ आइस डाल दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो आपका टेम्परेचर 34 था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो ये क्या मतलब, ये क्या हो क्या रहा है, ये रहा है कि आइस ने ना अपने आप को मेल्ट करने के लिए इस पानी से हीट को एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से वो खुद तो पूरा मेल्ट हो गया और इसका टेम्परेचर जो है वो 34 से 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। अगर कोई मुझे पूछता है कि सर आपको कैसे पता कि ये बर्फ पूरी पिघली होगी, तो वो इसलिए क्योंकि इन दोनों का अब कॉमन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ जब पूरी तरह पिघल गई तब इस मिक्सचर का जो फाइनल टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ पूरी पिघल चुकी है और जो कंटेंट है उसका टेम्परेचर ड्रॉप होकर 0 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो एजम्पशन यही है कि जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट ये लिबरेट करेगा वो सारा का सारा जो है वो बर्फ ही एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई भी एनर्जी का सराउंडिंग में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है। सो बेसिकली ये आप ये कह सकते हो, सो अमाउंट of heat liberated by water to cool down from 34 degrees Celsius to 0 degrees Celsius is equal to amount of heat basically absorbed by ice, 17 gram of ice for its melting। तो करना सिर्फ ये था कि मेरे को ये जो है ना टेम्परेचर चेंज वाले को, जो कि होता है mc डेल्टा टी, उसको फेज चेंज वाले हीट के साथ इक्वेट करना था, मतलब m/L। बस ये काम करना था। हाँ ये बात सही है कि ये बात वाटर की हो रही है और यहाँ पर आइस की बात हो रही है। तो चलिए 40 ग्राम कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राम में दिया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी 4.2 दी हुई है और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर आपका 34 से 0 है, तो मतलब 34 ही आ जाएगा आपका। इजिकल टू मास ऑफ आइस 17 ग्राम यूज किया गया और स्पेसिफिक लेटेंट हीट आपका इस केस में मुझको फाइंड करना है। ठीक है, सो बस L विल बी इक्वल टू 40 इंटू 4.2 इंटू 34 और नीचे आपके पास यहां पर आ जाएगा दैट इज 17। बस तो मैं इसको बेटा यहां से कैंसिल करूंगा, ये 2 से जाएगा आपके पास ऑफ कोर्स। एंड बाकी तो देखो आपको पता ही है बेटा कि यहाँ पर हमारे पास आ जाता है दैट इज 8.4। 8.4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8.4 को 4 से, तो 4 16 आपके पास आ जाएगा। तो ये आंसर आपका आ जाएगा दैट इज 336 जूल पर ग्राम, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर at 50 degrees Celsius is lowered to 5 degrees Celsius by adding certain amount of ice to it. So find the mass of ice added। तो देखिए बिल्कुल जो पिछला न्यूमेरिकल भी किया था वैसा सही है कि हमने आइस को डाला मेरे पानी के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए फ्रॉम 50 टू 5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ना एक यहाँ पर बात और भी है जो शायद आपको समझनी पड़ेगी, और वो ये है, वो जो बेसिकली इससे अलग है वो इस बात से है। देखो बेटा कि अगर मेरे पास यहाँ पे पानी है जो कि है 50 डिग्री सेल्सियस का, एंड अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर बर्फ डाल देता हूँ, देखिए मैंने इसमें बर्फ डाल दिया, तो हुआ ये
कि इसका जो फाइनल टेम्परेचर है ना, फाइनल, वो 5 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब है कि 50 से 5 पानी तो आ गया, लेकिन बर्फ को 5 तक पहले पहुंचना पड़ेगा। कैसे? पहले खुद को वो मेल्ट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, वो अपने आप को मेल्ट करेगा, मेल्ट करके 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, उसके बाद जाके वो अपना टेम्परेचर राइज करेगा टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब ये हुआ, अगर मैं आइस की बात करता हूं, सो आइस के केस में क्या होगा, पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस जो है वो कन्वर्ट होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में, और उसके बाद वो कन्वर्ट होगा 5 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में। तो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस से 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बनने के लिए इसको यूज करना पड़ेगा क्यू इज इक्वल टू बेटा एम इंटू एल, और वाटर से वाटर में मतलब सिर्फ टेम्परेचर याद करना है, तो आपका एम सी डेल्टा यहाँ पे बनेगा, ठीक है, डेल्टा टी यहाँ पे बनेगा। इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी ऑफ वाटर। समझ गए? अभी हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे किसकी, ये भी आइस है, ये भी आइस के लिए है, ये पानी के लिए, बस ये बात याद रखना। मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि आपके पास दैट इज क्यू ऑफ आइस शुड बी इक्वल टू क्यू ऑफ वाटर, क्योंकि जितना वो बेटा देखो सिंपल सी बात होती है, बर्फ जितना हीट को एब्जॉर्ब करता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पानी कितना लिबरेट करता है, ये एक्चुअली उस बात पे डिपेंड करता है आपका। देखिए बेटा कि अगर मैं आइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा एम इंटू एम ऑफ आइस इंटू एल प्लस एम ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा हमने यहाँ पे यूज करनी है पानी की, यहाँ पे पानी का यूज होगा वाटर का, ठीक है। और इस वाटर का जो मास है वो उतना ही होगा ना जितना बर्फ का मास था, तो इसलिए मैं एम ऑफ आई सी यहां लिखा है इनटू बेटा चेंज इन टेम्परेचर, जो चेंज इन टेम्परेचर आपका है 0 से 5 हुआ है तो 5 ही लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू आपके पास बेटा यहाँ पे आ जाएगा दैट इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो कि 50 से 5 हुआ है तो 45 डिग्री सेल्सियस बेटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब देखिए क्या करूंगा, तो मास ऑफ आइस बेटा यहाँ पे लिखूंगा मैं, और हाँ ये केजी में दिया हुआ है और ये ग्राम में है, तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा अपना 170 डिवाइडेड बाय 1000, एंड कॉमन भी निकाल लेता हूं मैं क्योंकि इजी रहेगा। तो एल है बेटा आपके पास दैट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस जो मुझे दिया हुआ है, तो मैं 336,000 का यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, प्लस मास ऑफ आइस में ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूं तो नहीं लिखूंगा दोबारा। उसके बाद बेटा ये सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आपकी पानी की, जो 4200 मेरे को दिया हुआ है, इंटू बेटा 5 कर दूंगा। समझ में आ गया जी? इसको मैं बराबर कर लेता हूं मास ऑफ वाटर के, तो मास ऑफ वाटर जो है अच्छा इसमें अमाउंट ऑफ आइस बोला गया है मुझे फाइंड करने के लिए। ओके ओके, तो एक काम करते हैं ना, इसको हटाते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं अपना मास ऑफ आइस, ठीक है, ये ठीक है। मास ऑफ वाटर आपको बेटा वहां पे दिया है 170, तो उसको यहाँ पे 1000 कर देता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो ये 4200 ही दिया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में 45 आ गया। बस आपने बस इसको अब सॉल्व करना है, ठीक है। और आपकी जो मास ऑफ आइस है ना बेटा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट करके यहाँ पर हम बेटा आंसर लेके आए हैं केजी के अंदर, तो जो आपका आंसर है वो 0.090 केजी आएगा पहले, तो फिर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, जो कि आपका 90 ग्राम बेटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो रिक्वायर्ड आंसर है आपका। तो बेटा इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको ये आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं बेटा आज का अपना आखिरी न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में कहते हैं बेटा फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस विद 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। बाकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट और सब आपको दिया ही हुआ है। पहले तो ये बात आप समझिए कि जब हम आइस को डालते हैं तो जो ऑब्वियस है पानी है वो आपका ठंडा होता है, लेकिन उसका कॉमन टेम्परेचर क्या होगा वो मुझे नहीं पता। तो एक काम करते हैं, लेट द कॉमन टेम्परेचर बी टी, ठीक है। देखिए क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस वो कन्वर्ट होगा बेटा आपका किस में, वो कन्वर्ट होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस पे, फिर उसके बाद वो बेटा आपका मेल्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, एंड उसके बाद जाकर आपका ये होगा T डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, राइट। तो इस कंडीशन के अंदर बेटा हम यूज करेंगे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो इस केस में बेटा देखें तो मास में 10 ग्राम दिया हुआ है, तो 10 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी कितना है जल्दी बताओ, सी कितना है आपका, तो आइस का स्पेसिफिक हीट ये देखो 2.1 दिया हुआ है,
और चेंज इन टेम्परेचर 10 का है बेटा, -10 से 0 आ रहा है ना, तो 10 आ जाएगा। तो इससे आपका आंसर आ गया बेटा 210 जूल, ये आ गया। चलिए अब इसको हम मेल्ट कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू एम इंटू एल का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे केस में अब हमारा बेटा एम दिया हुआ है 10 ग्राम, एल दिया हुआ है बेटा 336 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 3360 जूल, ये भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर उसको हमने मेल्ट भी कर दिया, अब उसके टेम्परेचर को राइज कर दिया बेटा, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो अब इस केस में बेटा मास तो 10 ही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 है। हाँ, अब टेम्परेचर में चेंज सिर्फ टी का है क्योंकि 0 से टी हुआ है आपका। अब ऐसे कंडीशन के अंदर अगर मैं देखूं टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी लगी है, तो इन तीनों का प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो। अब हम बात करने लगे हैं बेटा किसकी, पानी की, 10 ग्राम वाटर की। तो 10 ग्राम मेरे पास क्या था, वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, और वो मैंने 0 डिग्री सेल्सियस उसको कन्वर्ट कर दिया। 0 नहीं कहेंगे, टी कहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं ना पता कौन सा टेम्परेचर है, तो वो टी डिग्री सेल्सियस आपका हो गया सपोज। तो इसमें तो बस एक ही लगेगा, दैट इज Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो m तो बेटा आपका 10 ही है, c आपका 4.2 हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर आपका t का ही है यहाँ पे, है ना, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे बेटा आपका t का ही है। तो ये आ गया। अब इस कंडीशन के अंदर ना बेटा मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर कि आपका नहीं, ये आपका t नहीं है, ये आपका 10 से t हुआ है ना, तो मुझे थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। 10 से t हुआ है, तो 10 ही बड़ा है, t तो छोटा ही होगा आपका, 10 माइनस टी यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, समझ में आ गया जी। अब अब करना सिर्फ इतना है मेरे को कि इन दोनों को इक्वेट करना है। तो जब मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट करूंगा ना, तो मेरी जो टी की वैल्यू है ना, वो मेरे पास आ जाती है -37.5 डिग्री सेल्सियस। अब -37.5 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि मेरा जो पानी है ना, वो एग्जिस्ट करता है -37.5 डिग्री सेल्सियस पे। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा पूरा जो बर्फ है ना, वो पिघला ही नहीं है। ये क्या कंडीशन लेके चला था कि मेरा बर्फ पूरा पिघल गया है, यही लेके चला था मैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा बर्फ पूरा पिघला नहीं है। तो बर्फ मेरा उतना ही पिघल रहा है जब तक मेरा जो पानी का टेम्परेचर है वो 10 से 0 नहीं आ जाता, तब तक बर्फ मेरी पिघल रही है। उसके बाद क्या होगा, वो बात की बात है। तो अब हम यहाँ पे इस चीज को ही फॉलो करेंगे। तो अब मैं क्या करने लगा हूं कि इसको मैं इरेज कर देता हूं, और अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना था। तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि आपका जो 10 ग्राम आइस था, वो तो सारा का सारा 10 ग्राम ऑफ जो 10 ग्राम ऑफ आइस था -10 डिग्री सेल्सियस वाला, वो आपका 10 ग्राम ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस में, राइट। लेकिन मेल्ट कितना हुआ वो मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको m कंसिडर कर लिया। ठीक है, m ऑफ आइस जो है ये वो है जो मेल्ट हुई है आपकी। सो इस केस में बेटा, पहले वाले केस में हम यूज करेंगे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मास में 10 ग्राम ले लूंगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस मेरे पास कितनी दी हुई है, दैट इज 2.1 दी हुई है। और चेंज इन टेम्परेचर बेटा कितना आया, 10 से 0 का, तो यहां पे मैं 10 लिख दूंगा। और दूसरे केस में कितना मेल्ट हुआ वो मुझे नहीं पता, तो मैंने m ऑफ आइस ले लिया बेटा। तो Q इज इक्वल टू एम इंटू एल यूज करूंगा, तो यहाँ पे m ऑफ आइस यूज कर लिया जो मेल्ट हुआ है, और लेटेंट हीट बेटा 336 आपको दिया हुआ है। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो ये एब्जॉर्ब किया इसने, वो कितना हो गया बेटा, मैं आप लिख देता हूँ, टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो बेटा जी इनको ऐड कर देंगे, तो देखो ये आ गया मेरा 210 प्लस 336 एम ऑफ आइस। तो ये मेरे पास बेटा आ गया। ये हीट किसने एब्जॉर्ब करा, ये पानी ने एब्जॉर्ब किया, क्या करने के लिए, अपने टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। तो 10 ग्राम ऑफ वाटर जो 10 डिग्री सेल्सियस पे था, अब उसका टेम्परेचर हो गया, 10 ग्राम ऑफ वाटर है वो एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अमाउंट ऑफ हीट इसने कितनी लिबरेट करी बेटा, अमाउंट यहां पे ले देता हूं, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड। तो बस बेटा कुछ नहीं करूंगा, यहां पर मैं यूज करूंगा एमसी डेल्टा टी फिर से बेटा। मास मुझे पता ही है 10 ही है, और 4.2 आया बेटा आपका, और चेंज इन टेम्परेचर बेटा 10 का है आपका। ठीक है, बस जी। अब मुझे क्या करना था, इन दोनों को इक्वेट करना था। जैसे इक्वेट करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। सो मुझे करना क्या है, ठीक है, कि
दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड एंड हीट लिबरेटेड, दोनों सेम है बेटा, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 210 प्लस 336 मास ऑफ आइस इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा बेटा 420 मेरे पास आ जाएगा। तो 2 टन उधर जाके माइनस हो जाएगा बेटा, फिर डिवाइड करेंगे 336 के साथ, आपका आंसर 0.625 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके सॉल्यूशन समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 11B के जो फर्स्ट 8 न्यूमेरिकल्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके सॉल्यूशन समझ में आगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।